नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर देश के शहर शहर विरोध की आग भड़क रही है। बिहार के आरा, छपरा में और भभुआ में ट्रेनों को निशाना बनाया गया। ट्रेनों में आगजनी से लेकर पथराव तक किया गया। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, मुंगेर, नवादा, कैमूर, हर जगह तो बिहार में ये जगह जगह छात्रों ने प्रदर्शन किया है, आगजनी की है, ट्रेनें रोकी हैं, ट्रेन में आग लगा दी है। तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक अग्निपथ को लेकर आक्रोश भड़क रहा है। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि 4 साल की नौकरी के बाद राज्यों की पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के छपरा में धू धू कर जलता ये ट्रेन का डिब्बा। बिहार के कैमूर से ही आई कोहराम की ये तस्वीरें। बिहार के बक्सर का ही ये बवाल। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि सेना के तीनों अंगों में जवानों की नियुक्ति की नई योजना का वो स्वागत नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद केंद्र सरकार ने की थी। इस योजना पर देश के कई राज्यों में आक्रोश भड़का है, विरोध हुआ है। सबसे पहले छपरा की ये तस्वीर देखिए, जहां ट्रेन के एक डिब्बे को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की ये बोगी छपरा स्टेशन पर खड़ी थी जब प्रदर्शनकारियों ने इस पर चढ़ाई कर दी। डिब्बे और इंजन दोनों में आग लगा दी। इस गुस्से की वजह क्या है, ये आप प्रदर्शनकारियों से ही सुनिए। 2.5 साल से पेपर रुका हुआ है। पेपर करो, जो है एयरफोर्स वाले उनको ज्वाइनिंग नहीं दी, उनको ज्वाइनिंग दो पहले, ठीक है, बाद में टीओटी लागू करना। सर जी, कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। और कैमूर जिले के भभुआ में आक्रोश की ये तस्वीरें देखिए। हजारों की संख्या में तिरंगा थामे छात्रों ने यहां जमकर बवाल काटा। भभुआ रेलवे स्टेशन पर खड़ी पटना इंटरसिटी की एक बोगी में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। नई भर्ती योजना को लेकर छात्रों के गुस्से की वजह साफ है। नौजवान कह रहे हैं, इतने कम वक्त की नौकरी का क्या मतलब? नौकरी के बाद उनका क्या होगा? उनके भविष्य का आसरा क्या होगा? कैमूर में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव भी कर दिया। और अब बिहार के बक्सर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी नौजवानों के गुस्से का पुलिस को सामना करना पड़ा। अग्निपथ पर आक्रोश का नजारा बिहार की सीमा से बाहर भी दिखा। जयपुर में भी विरोध का सिलसिला दिखा। मांग वही, विरोध की वजह वही। शहर बदल गए लेकिन तस्वीरें नहीं बदली। मोदी जी ने बोला आराम से, बड़े प्यार से, कि 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। अरे मोदी जी, हाथ जोड़कर ये विनती है कि जो ज्वाइनिंग बाकी है उनको तो रोजगार दे दो। राजनाथ सिंह से मिलके आए थे। राजनाथ सिंह ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि आपकी सेना भर्ती में 2 साल की उम्र की छूट भी दी जाएगी और मात्र 1 महीने में भर्ती का रास्ता तय कर दिया जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद रास्ता तो तय किया, लेकिन ये 4 साल का टीओडी वाला थोप दिया और आज युवा सुसाइड करने के कगार पे है। और दिल्ली के करीब गुरुग्राम में आज सुबह की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी नारेबाजी हुई, विरोध बवाल हुआ, सड़क जाम करने की नौबत आ गई। सवाल है कि क्या इन विरोधों के बाद नई योजना में संशोधन की कोई संभावना बनेगी या सरकार योजना को तय स्वरूप में ही लागू करेगी? आरा से रोहित सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अग्निपथ योजना के विरोध में सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में हुआ। मध्य और पश्चिम बिहार के कई जिलों में यह हंगामा होता रहा। युवाओं को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। 4 साल बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें न वेतन मिलेगा न पेंशन। सरकार ने युवाओं की चिंता को दूर करने का भरोसा दिया, उन्हें दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता की बात कही। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो।
यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। उत्तराखंड के राज्यपाल इस बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अग्निपथ स्कीम और जो हमारे अग्निवीर बनने वाले हैं, मेरे को तो बहुत खुशी है इस बात की। मेरा तो पूरा जीवन ही फौज में, मेरे पिताजी भी फौज में सूबेदार से रिटायर हुए। मैंने खुद 40 साल तकरीबन फौज में नौकरी किया हुआ है और ये जो सोच है अग्निवीर की और अग्निपथ की, मुझे तो बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सर्विंग ऑफिसर्स से, जवानों से, जेसीओ से बात की है, मैंने वेटरन से भी बात की है और मुझे जो उन सब से महसूस हुआ है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि सब में एक खुशी है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस एक यूथफुल प्रोफाइल में जाएगी, उनका स्किल बढ़ेगा और जो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है यूथ, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अग्निपथ योजना को लेकर सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारियों की राय बटी हुई है। पहले आपको सुनाते हैं उन जानकारों की राय जिनके हिसाब से ये योजना आर्थिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता की दृष्टि से ठीक नहीं। जो ये स्कीम लाए हैं प्रॉब्ली इकोनोमाइज करने के लिए शायद लाए हैं। कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जरूरी है कि सोल्जर्स को एक लंबा टेन्योर दिया जाए। अब 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी है, उसमें इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जो पहले शायद 9 महीने की होती थी। तो पहले तो ये हाफ ट्रेंड होंगे। दूसरा, 4 साल में जब तक ये रवां होंगे तब तक इनका निकलने का टाइम हो जाएगा। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इसी 4 साल के अंदर 6 महीने तो ट्रेनिंग हो गई और 3-4 महीने, 6 महीने नहीं तो कम से कम 3-4 महीने ये छुट्टी भी जाएंगे और करेंगे। तो इफेक्टिव सर्विस जो मिलेगी सिर्फ 3 साल की इनको मिलेगी। इस सर्विस में एक सैनिक के पास जो अनुभव है वो एक रेगुलर सैनिक जो परमानेंट कमीशन के लिए आता है, कितना फर्क होगा और वो कितना महत्वपूर्ण होता है? हाँ, तो जो अभी जो है कलर ड्यूटी है, मेरे ख्याल में 17 साल की है या 18 साल की है। तो जो एक्सपीरियंस किसी जवान को 16, 17, 18 साल तक में मिलता है वो तो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरी चीज़, इनमें कमिटमेंट क्या होगी। इनको ये पता है कि 4 साल में ये चले जाएंगे फोर्स से निकल के, कमिटमेंट की कमी होगी। और जहाँ तक पेंशन वगैरह की सेविंग्स की बात है तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है, 10-11 लाख का शायद सेपरेशन अमाउंट इनको दिया जाएगा, वो भी रिकरिंग हो जाएगा। तो पेंशन भी रिकरिंग है, ये अमाउंट भी रिकरिंग हो जाएगा। आज के दिन में तो हमें लग रहा है कि पेंशन बिल कम हो जाएगा, बट अगर इसको टोटल करें तो ये रिकरिंग अमाउंट उस पेंशन अमाउंट से बहुत ज़्यादा होता है। सो जो पर्पस से इस स्कीम को लाया जा रहा है वो भी नहीं अचीव हो रही है और मेरे ख्याल में कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस में इफेक्ट नेगेटिव होगा। एंड थर्डली, जो टेक्निकल ब्रांचेस हैं, जैसे आर्टिलरी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है,
आर्मर्ड में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, ईएमई में, इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज्ड चाहिए, उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो उनमें कैसे काम होगा? नई स्कीम है, ये बिल्कुल नई है, इसको ट्राई आउट नहीं किया गया है, ना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, ना कोई टेस्ट बेड किया गया है। तो ऐसे जो फौज जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, खास तौर से बड़ी इफेक्टिव आर्म्ड फोर्सेज हैं, वर्ल्ड में रिनाउंड है, और हमेशा हमने जो भी टास्क दिए गए हैं बहुत अच्छी तरह से पूरे करें। 47 से ले लीजिए, 65-71 वॉर है, कारगिल है, अभी LAC की सिचुएशन है, LC पर है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है। तो उसमें हमारा, मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी ताकत थी, वो एक सोल्जर था, एक सेलर था, एक एयर वॉरियर था। आज हम उसी को चेंज कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया वही है, रिक्रूटमेंट बेस वही है, लेकिन हम बदली क्या कर रहे हैं? टर्म एंड कंडीशन सर्विस, जहाँ पर पहले एक 2 से 3 साल तक तैयारी करके हमारे रिक्रूटमेंट आता था, वो सोचता था कि मैं ज़िंदगी भर यहाँ रहूँगा, लड़ूंगा, उसका जज्बा होता था। वो अभी 2 से 3 साल तैयारी करके 4 साल के क्यों आएगा? वो जाएगा दूसरी जगह, जाएगा दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में जाएगा, CAPF में जाएगा, पुलिस में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा वो। तो एक तो हमारे जो रिक्रूटमेंट बेस कम हो जाएगा, अच्छे जवान नहीं आएंगे, और दूसरा जो हमारी यूनिट्स हैं, खास तौर से रेजिमेंटल हमारा सिस्टम है, वो काम करता है हमारे नाम नमक निशान पे, हमारे रेजिमेंटल इथॉस में। मैं जो इज्जत है, यूनिट की इज्जत, वो सबसे प्यारी है। अगर आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सोल्जर्स लड़े थे, वो ब्रिटिश आर्मी के नहीं लड़े थे, ब्रिटिश नहीं लड़े थे, वो लड़े थे अपनी यूनिट के लिए। सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी 36 सिख के लिए, और किसी चीज़ नहीं हुई थी। वैसे हमेशा से हम लड़ते रहे हैं। कारगिल लड़ाई देखिए, अगर विक्रम बत्रा ने बोला ये दिल मांगे मोर, किस लिए बोला? उसने अपनी यूनिट के लिए, बटालियन के लिए बोला। तो आज हम उसी ताकत को हम इरोड करने की, मतलब ये इरोड होगा नहीं। 4 साल में कोई ऐसा जवान मैं नहीं समझता जो आएगा और बोलेगा कि मैं अपने देखा इसके बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतनी नौकरी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, तो मैं घर जा रहा हूँ सेफ्टी से। रिस्क क्यों लेगा? वो रिस्क कवर्जन होगा उसमें। तो सर बहुत सारी चीज़ें अभी सोचने को है, देखने को है। वहीं एयर मार्शल VPS राणा का कहना है कि ये योजना अच्छी है। युवाओं को 4 साल बाद न केवल एक मुश्त रकम मिलेगी, बल्कि कई क्षेत्रों में उनकी मांग होगी। मतलब उन्हें रोजगार को लेकर अब चिंतित होने की जरूरत नहीं। एक तो आई थिंक स्कीम बहुत क्लियरली लोगों को शायद समझ में आई नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी पे आएंगे, वो 4 साल के लिए आएंगे, उसके बाद उसमें 1/4 जो लोग हैं उनको वापस लिया जाएगा, और उसमें 1/4 वो लोग हैं जो फौज में पूरी जो समझेंगे कि फौज ही हमारे लिए बेहतर है, और दूसरा जो फौज की तरफ से जो फौज जिन लोगों को लाना चाहेगी, वो तो दोनों तरह से, जो फौज जिनको चाहेगी कि जो फौज के लिए सही हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए पूरी, जैसे आज भी होता है, और जो युवा जो 4 साल के बाद जिनको लगे कि फौज ही बेहतर उनके लिए है, बजाय बनस्पत इसके कि वो बाहर जाएं, अपना कुछ करें, या कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाएं, या जो बाकी नौकरियां हैं उसमें जाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये जैसा लोगों को ये भ्रांति है कि ये 4 साल के बाद इनके लिए कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि 4 साल के बाद जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो एक तो जो जैसे स्कीम में अनाउंस किया गया, उसी में लगभग आपके 12 लाख के लगभग तो आपके हाथ में वैसे ही आएंगे बिना किसी उसके अलावा जो आपकी अपनी बचत है। तो मैं समझता हूँ 22, 23, 24, 25 साल के युवा के लिए एक उस समय लगभग 15 से 20 लाख रुपए हाथ में आना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे वो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट महसूस कर सकता है। उसके बाद वो अपना कुछ कर सकता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहाँ तक सवाल है, कॉरपोरेट वर्ल्ड तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो यहाँ से जितने स्किल्ड हम लोगों को भेजें, वो उनमें जो एक डिसिप्लिन की भावना होती है, जो एक कमिटमेंट की भावना होती है, जो एक लॉयल्टी की भावना होती है, इस तरह का रिसोर्स कॉरपोरेट वर्ल्ड मेरे ख्याल से चाहेगा कि उनको रेडीमेड मिले। के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत तेज बढ़ोतरी हो रही है। बेहतर पॉलिसीज की मदद से देश के अलग अलग शहरों के स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दिल्ली में पहली बार स्टार्टअप इकोसिस्टम की दृष्टि से दुनिया के टॉप 30 शहरों में दिल्ली शामिल हुई।
हाल के दिनों में वैल्यूएशन गिरने के डर और शेयर बाजार में कमजोर प्रदर्शन से भारतीय स्टार्टअप सेक्टर कमजोर पड़ता नजर आया है। यहां तक कि कई स्टार्टअप्स में हुई छटनी और नई नौकरी खोजने वालों के लिए ये सेक्टर अब ज्यादा आकर्षक नहीं रह गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात के चलते देखी जा रही ये गिरावट अस्थायी है। दरअसल भारतीय स्टार्टअप दुनिया भर में एक मजबूत इकोसिस्टम के तौर पर तेजी से उभरा है। इसकी ताकत का अंदाजा अलग अलग शहरों में जारी स्टार्टअप कंपनियों के शानदार प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। भारत के अलग अलग शहरों में स्टार्टअप कंपनियों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। एडवाइजरी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने वाले स्टार्टअप जीनोम की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप 30 में शामिल हो गया है। 2021 के मुकाबले इस साल दिल्ली 11 स्थान की छलांग लगाकर 26वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले बेंगलुरु एक स्थान के सुधार के साथ 22वें पायदान पर पहुंच गया है। यानी भारत का स्टार्टअप सेक्टर हालिया मुश्किलों से आसानी से बाहर निकलकर देश की ग्रोथ और रोजगार देने में फिर से दमदार रोल निभा सकता है। अगर बात करें दुनिया के टॉप 5 शहरों की, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में वही शहर शामिल हैं जो 2020 और 2021 में शामिल थे। हालांकि इनमें बीजिंग एक स्थान फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं बोस्टन चौथे स्थान पर आ गया है। लंदन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क सिटी दूसरे नंबर पर है, जबकि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में सिलिकॉन वैली टॉप पर है। टॉप 10 स्टार्टअप इकोसिस्टम में सीहोल पहली बार शामिल हुआ है। स्टार्टअप जीनोम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन के इकोसिस्टम की रैंकिंग गिरी है। इससे संकेत मिलता है कि दूसरे इकोसिस्टम के मुकाबले चीन के इकोसिस्टम में शुरुआती चरण में फंडिंग में कमी आई है। वहीं चीन की गिरावट के बीच भारत के इकोसिस्टम की वैल्यू में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। भारत में 2021 में 44 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी। टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिल्ली और बेंगलुरु के अलावा मुंबई भी शामिल है। इकोसिस्टम क्रिएट करने से संबंधित पहल और स्टार्टअप के लिहाज से फायदेमंद पॉलिसियों से इस माहौल को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अब जल्दी ही स्टार्टअप का मौजूदा संकट भी दूर हो जाएगा, जिससे इनकी ग्रोथ में लगातार इजाफा होता रहेगा। आज तक ब्यूरो। इस साल शेयर क्रिप्टो मार्केट में आई गिरावट से दुनिया के टॉप 500 अमीरों की संपत्ति में भारी गिरावट आई। इसके साथ ही महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से भी इनको झटका लगा। कोरोना काल में आई कई रिपोर्ट्स के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद लगातार ये दावा किया गया था कि महामारी के दौरान अमीर ज्यादा अमीर हुए हैं, जबकि 2020 और 2021 में गरीबों के ज्यादा गरीब होने का भी दावा इन रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया था। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं हो रहा है। कम पैसे वालों की हालत पर तो अभी तक खास आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन शेयर बाजार के आधार पर दावा किया गया है कि इस साल का अब तक का समय दुनिया भर के अमीरों पर भारी साबित हुआ है। शेयर मार्केट में गिरावट के चलते उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 500 अमीरों की संपत्ति इस साल 109.27 लाख करोड़ रुपए घट गई है। इस नुकसान में अकेले सोमवार को ही 206 अरब डॉलर डूबे हैं। ऊंची ब्याज दर और महंगाई की वजह से दुनिया भर के शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट आई है, ये उसी का नतीजा है। मंगलवार को जारी कैपजेमिनी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेंड पिछले साल से अलग है। पिछले साल शेयर बाजार की तेजी ने दुनिया भर के अमीरों को और अमीर कर दिया था। बीते साल की तेजी ने दुनिया भर में अमीरों की आबादी को 8% बढ़ा दिया। वहीं उत्तरी अमेरिका में अमीरों की संख्या 13% बढ़ी, जबकि एशिया प्रशांत में अमीरी में 4.2% का इजाफा हुआ। लेकिन पिछले साल की इस तेजी का सिलसिला इस बार बरकरार नहीं रह पाया है। मौजूदा गिरावट के जारी रहने से दुनिया के 5 टॉप अमीरों ने 245 अरब डॉलर से ज्यादा की वेल्थ गंवाई है। चीन की टेक कंपनी बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है और उन्होंने 85.6 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाई है। दूसरे स्थान पर एलन मस्क का नाम है, जिन्होंने 73.2 अरब डॉलर गंवाए हैं। 65.3 अरब डॉलर के नुकसान के साथ जेफ बेजोस तीसरे पायदान पर हैं। फेसबुक के जकरबर्ग 64.4 अरब डॉलर खोने के बाद चौथे नंबर पर हैं। 56.8 अरब डॉलर के नुकसान के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ट 5वें स्थान पर हैं।
इस नुकसान में अकेले शेयर बाजार का ही रोल नहीं है, बल्कि चीन ने जिस तरह से टेक कंपनियों पर कार्रवाई की है और रियल एस्टेट मार्केट ठंडा पड़ गया है, उससे भी गिरावट बढ़ी है। इसके अलावा अमेरिकी मार्केट में उतार चढ़ाव और क्रिप्टो करेंसी का लुढ़कना भी अमीरों के पैसों के घटने की बड़ी वजह रही है। जहां पहले क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट ने संपत्ति बढ़ाई, अब वहीं इसके उल्टा ट्रेंड चल रहा है। महंगाई बढ़ने से इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व कितनी तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएगा। इससे भी मार्केट्स में अस्थिरता का माहौल है। आज तक ब्यूरो। रिटेल महंगाई दर में कमी के आंकड़े सामने आने के अगले ही दिन थोक महंगाई दर के आंकड़ों ने जता दिया कि न तो अभी महंगाई घटी है और न ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने वाला है। दरअसल मई में लगातार 4वें महीने थोक महंगाई दर डबल डिजिट में बनी हुई है। मई में ये 15.88% पर पहुंच गई, जबकि अप्रैल में थोक महंगाई दर 15.08% थी। मार्च में थोक महंगाई दर 14.55% और फरवरी में 13.11% थी। इससे पहले दिसंबर 1998 में WPI 15.32% दर्ज की गई थी, लेकिन मई में ये इस लेवल के भी पार निकल गई। थोक महंगाई के बढ़ने की वजह सब्जियों समेत दूसरे सामानों की कीमतों में आई तेजी रही है। मई में खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर डबल डिजिट यानी 10.89% पर पहुंच गई, जबकि अप्रैल में ये 8.88% थी। खाने पीने की महंगाई को बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया। सब्जियों ने, जिसकी महंगाई 23.24% से बढ़कर 56.36% हो गई। आलू की महंगाई 19.84% से बढ़कर 24.83% हो गई। अंडे, मीट और मछली की महंगाई 4.50% से बढ़कर 7.78% हो गई। इसके अलावा भी महंगाई की आंच जहां तहां से आकर तपिश बढ़ाने का काम करती रही है। मई में क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की महंगाई 8.52%, फूड आर्टिकल्स की 2.40%, मिनरल्स की 1.73% और नॉन फूड आर्टिकल्स की कीमतों में 1.52% का इजाफा हुआ। थोक सामान खरीदने वालों का मानना है कि अभी तक वो अपने मुनाफे को कम करके रिटेल कीमतों को बढ़ाने से परहेज कर रहे थे, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए लंबे समय तक ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। ये जो चैलेंजेस हैं, आने वाले समय में अपना देश ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा मजबूती से हैंडल कर पाएगा। मेरी केवल एक ही सलाह सरकार को रहेगी कि किसी भी तरह तरीका निकाल के फ्यूल कॉस्ट को यदि देश के अंदर नियंत्रित कर लिया जाए, उसको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए मासेस के लिए, तो मेरी ये उम्मीद है कि ये जो महंगाई दरें तकलीफ दे रही हैं अपने जनता को, काफी कुछ इससे निजात मिल सकता है। जितने भी इंडस्ट्रीज या जो लोग अपना कंज्यूमर्स के पास प्रोडक्ट भेजते हैं, दे डू नॉट वांट द बिजनेस टू सफर। तो उन लोगों ने प्रयास ये करा कि ज्यादा महंगाई दर ना, अपने इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाया और संकुचित करते चले अपनी कॉस्टिंग को। कॉस्ट को जब कंट्रोल करा तो ये पाया कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन स्केलिंग से भी निकल कर आ सकते हैं। अब आशा ये करते हैं कि आने वाले महीनों में या आने वाले जो भी गत कई जो हमारी तिमाहियां आती हैं, उनमें इन्फ्लेशन रेट के अंदर एक नियंत्रण आ सके और आरबीआई और सरकारें मिलकर इसके ऊपर पुरजोर तरीके से काम करें। सोमवार को जारी किए गए रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने के सामान से लेकर फ्यूल और बिजली की महंगाई कम होने से रिटेल महंगाई दर घटी है। कपड़े और जूते की महंगाई में भी मामूली कमी आई है। इस वजह से मई में रिटेल महंगाई दर घटकर 7.04% हो गई। हालांकि ये लगातार 5वां महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही है। उपद्रवियों को खबरदार कर दिया गया है। अगर पिछले शुक्रवार की तरह इस बार भी जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई तो उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। प्रयागराज की अगर बात करें तो हिंसा वाले अटाला इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। बीते शुक्रवार को प्रयागराज का अटाला इलाका किसी युद्ध भूमि में बदल गया था। एक तरफ पुलिस और अर्धसैनिक बल थे तो दूसरी तरफ उपद्रवी। जुमे की नमाज के बाद उन्होंने हिंसा की ऐसी आग भड़काई जिसमें पूरा इलाका धधक उठा।
पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान का ऐसा विरोध कानून के सिपाहियों को हरगिज मंजूर नहीं था। मगर ऐसी तस्वीरें दोबारा दोहराई न जाएं, लिहाजा प्रयागराज प्रशासन सतर्क है। हिंसा के बाद कल फिर से जुमे की नमाज है। इस दौरान शांति कायम रखने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ हुई बैठक के बाद अपील की जा रही है कि जुमे की नमाज के बाद लोग शांति बनाए रखें और कानून को हाथ में लेने की गलती दोबारा न करें। यही अपील कर रहे हैं कि कोई उग्र प्रदर्शन न करें, सड़कों पे न निकलें। जो जुम्हूरी हक है अपना किसी चीज के बारे में विरोध करने का, उस हिसाब से करें, कानून को अपने हाथ में न लें। इस बीच हिंसा प्रभावित प्रयागराज के अटाला इलाके में सन्नाटा पसरा है। पुलिस के इंतजाम चाक चौबंद हैं। आज तक ने इस इलाके का जायजा लिया। देखिए धीरे धीरे एरिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं और कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें शुरुआत से दिखाएंगे। आप देखिएगा शुरुआत यहाँ होती है, यहाँ पर पुलिस वाले बैठे होंगे, यहाँ बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे और धीरे धीरे हमारी गाड़ी अब उस एरिया की तरफ बढ़ रही है जहां पर हिंसा हुई थी। देखिए आप लाइन से यहाँ पर पुलिस के लोग हैं और क्योंकि पुलिस के लोग धूप में ड्यूटी दे रहे हैं, 45 के अबव टेम्परेचर है, तो इस तरह से यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी करी गई है जिससे पुलिस वाले भीषण गर्मी में यहाँ पर पानी पी सकें। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप घरों को देखिए, यहाँ से घर बंद पड़े हैं, कई जगह ताले लटके हुए हैं और आगे की तरफ जो आप बढ़ते हैं चहलकदमी थोड़ी बहुत जरूर है क्योंकि अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं पर माहौल अभी भी वही बना हुआ है। पूरा इलाका किसी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। दुकानें बंद हैं, घरों में ताले लटके हैं। प्रयागराज में अमन चैन कायम रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की है। इसके बाद ये तय हुआ कि इस बार नमाज से पहले मस्जिदों में वॉलंटियर लगाए जाएंगे। वो मस्जिद के भीतर और बाहर नजर बनाकर रखेंगे और थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर पुलिस को सूचना देंगे। ये वॉलंटियर इस बात का ध्यान रखेंगे कि नमाजियों की आड़ में अराजक तत्व मस्जिदों में दाखिल न हो। इलाके आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पिछले शुक्रवार यहीं से कहीं ना कहीं हिंसा भड़की थी और यही रीजन है कि यहाँ पर आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं और जो मस्जिद आप देख रहे हैं इनका इस बार बेहद अहम रोल रहने वाला है। यूं तो आज यहाँ अभी आपको ताला इस मस्जिद पे नजर आ रहा होगा पर कल ये मस्जिद एक बार फिर से आबाद होगा कल क्योंकि नमाज का दिन है। अब सवाल ये है कि कल देर रात डीएम और एसएसपी ने बैठक करी है यहाँ के जो इमाम है उनके साथ और एक म्यूचुअल निर्णय लिया गया है जिसमें डिसाइड किया गया है कि मस्जिद के बाहर इस बार वॉलंटियर्स तैनात होंगे। वॉलंटियर्स क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे। वॉलंटियर्स उन अराजक तत्वों पर नजर रखेंगे जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हैं, जैसा कि पिछले शुक्रवार को प्रेयर्स के बाद किया गया था। इस बीच 10 जून को जुमे पर बवाल के मामले में पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी कर दी है। 59 उपद्रवियों की तस्वीरें प्रयागराज के चौराहों पर लगाई गई हैं। इनकी पहचान मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज से की गई है। पुलिस ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा और उनकी कुर्की होगी। पोस्टर जारी किए जाने की कार्रवाई को अटाला के कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं। जो हुआ है तो गलत हुआ है, ये तो एकदम सही है। हमने 5 दिन धक्का खाया है और हिम्मत करके आज निकाला है गाड़ी, जो कि भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। अब जो पोस्टर्स लग रहे हैं सर, इसको देख बेहतर है, बहुत अच्छा है सर। पकड़े जाना चाहिए, जो जिन्होंने किया वो पकड़े जाना चाहिए क्योंकि हम लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, मजदूर आदमी हैं, हम लोग की रोजी रोटी बन रही है, हम लोग कहाँ से करेंगे? हमारी भी फैमिली, हमारे भी बाल बच्चे हैं। अब आपको अटाला के उस मस्जिद के पास का मौजूदा हाल दिखाते हैं जहां से बीते शुक्रवार को पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। और मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इस पूरे एरिया से अटाला के पुलिस ने काफी गिरफ्तारियां करी हैं। हालांकि यहाँ के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि कई गिरफ्तारियां जो हैं वो फेक हैं और वो इन गिरफ्तारियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस बीच प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। 5 और लोगों की गिरफ्तारियों के साथ उत्तर प्रदेश में अब तक 357 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस के राडार पर अब कुछ पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस भी हैं। पेट्रोल पंप से जहां उपद्रवियों को पेट्रोल दिए जाने और गेस्ट हाउस में बाहर से आए उपद्रवियों को पनाह दिए जाने की जांच चल रही है।
वहीं इन सब के बीच कोशिश यही है कि इस बार का जुमा किसी अनहोनी के बगैर निकल जाए। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। हम इसी खबर पर आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय से कल होने वाली अपनी पूछताछ को टालने का निवेदन किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आप सोमवार मुझसे पूछताछ कर लीजिए, 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए। कल शुक्रवार है, कल शनिवार इतवार, 3 दिन के बाद सोमवार को उन्होंने कहा है कि आप मुझसे पूछताछ जारी रख लीजिए। 3 दिन की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है और आज का ब्रेक दिया था। आज के बाद यानी कि कल फिर से राहुल गांधी को बुलाया था 3 दिन की पूछताछ के बाद, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा है कि आप मुझे अब सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाइए। पहले भी राहुल गांधी ने एक दिन कहा था कि मुझे आप 2 दिन बाद बुला लीजिए, तब प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी की ये बात नहीं मानी थी। अब देखना यह होगा कि प्रवर्तन निदेशालय कल ही राहुल गांधी को बुलाता है या फिर सोमवार को। लौटते हैं हमारी आज की खबर पर। शुक्रवार कल है, सरकार तैयार है। बीते शुक्रवार को लखनऊ के टीले वाली मस्जिद से जो विरोध शुरू हुआ उसने उत्तर प्रदेश के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बार लखनऊ में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा सख्त है। शहर को 39 सेक्टर्स में बांट दिया गया। 550 मस्जिदों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बीते शुक्रवार को लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया था। योगी राज में यूपी की राजधानी में इस तरह के प्रदर्शन को प्रशासन ने बखूबी संभाला, मगर आने वाले जुमे को लेकर लखनऊ प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। लिहाजा इसके लिए तैयारियां भी जबरदस्त हैं। लखनऊ शांत है, फिर भी एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बीते शुक्रवार लखनऊ के टीले वाले मस्जिद में हुई धार्मिक नारेबाजी और हंगामे के बीच में इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने खास तौर पर इंतजाम किए ताकि इस बार हालात काबू रहे। हम इस वक्त मौजूद है उसी टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है और साथ ही साथ तैयारी की गई है कि इस बार की नमाज को लेकर के किसी भी तरह की स्थिति ऐसी ना हो जहां पर हालात बेकाबू हो जाए। इसके लिए लखनऊ पुलिस की टीम ने 61 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है। इसके अलावा 70 से ज्यादा मस्जिदें हैं जहां पर भीड़ लगती है, वहां भी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लखनऊ में 550 मस्जिदें हैं, इसीलिए 37 सेक्टर्स में इनको बांटा गया है, जहां पर एक पुलिस और एक जिला प्रशासन का अधिकारी को नियुक्त किया गया है। यही नहीं, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहेगा और इसके साथ ही साथ पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। लखनऊ से पूरे यूपी पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील जिलों के लिए 130 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी आरएएफ या अन्य अर्धसैनिक बलों की दी गई हैं। सभी पुलिस अफसरों को सतर्क रहकर फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया की निगरानी और भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई के भी निर्देश हैं। ये बात सही कि टीले वाली मस्जिद में कुछ लोग मस्जिद के अंदर ही, मस्जिद परिसर के अंदर ही नारेबाजी किए थे, अल्लाहू अकबर का नारा लगाए थे। कोई आपत्तिजनक नारा उन्होंने नहीं लगाया था। उसके बाद भी सब लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले गए थे, यहाँ कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन 10 जून को ही प्रदेश के अन्य जनपदों में और देश के अन्य प्रदेशों में कुछ घटनाएं हुई। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कल जो जुमे की नमाज है उसके लिए सारी तैयारी कर रखे हैं। आज भी दिन में 3 से 4 बजे के बीच एसीएस होम, डीजीपी महोदय और एडीजी लॉ एंड द्वारा वीसी की जा रही है। उसके बाद 5 से 7 बजे के बीच पूरे संवेदनशील एरिया में हमारी फ्लैग मार्च होगी, फुट पेट्रोलिंग होगी। जो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो स्ट्रेटजी ये थी कि जितने भी धर्मगुरु हैं मुख्य उनसे स्वयं हम लोग बात करेंगे। आज भी हमने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से बात की है, अन्य जो प्रमुख है उनसे बात करेंगे। पिछले जुमे को टीली वाली मस्जिद पर धार्मिक नारेबाजी को देखते हुए खास निगरानी रखी जा रही है। पुराने लखनऊ की पुलिस टीम ने 61 संवेदनशील इलाकों की पहचान की है। इनके अलावा 70 मस्जिदें ऐसी हैं जहां ज्यादा भीड़ होती है, वहां सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। चूंकि पुराने लखनऊ में कुल 550 मस्जिदें हैं, लिहाजा नियंत्रण के लिए उसे 37 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक पुलिस और जिला प्रशासन के एक अधिकारी की होगी। इन सारी जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। 10 जून को भी टीले वाली मस्जिद के इलाके में ड्रोन से नजर रखी गई थी। एक बार फिर पूरे इलाके पर उसी तरीके से आसमान से निगरानी की जा रही है। छतों पर रखी ईंटों और बोतलों पर खास नजर है। जिनकी छतों पर ईंटें हैं उन्हें ईंटों को हटाने को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि हालात काबू में हैं और हर हाल में शांति कायम रखी जाएगी। पूरी सतर्कता बरत रही है।
कानून का राज कायम रहेगा। और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया कानून का पालन करें, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने में सहयोग करें। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, 300-350 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। वो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट ये है कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें और उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक करें। प्रशासन लगातार धर्मगुरुओं के साथ बैठकें कर रहा है। इन बैठकों के बाद धर्मगुरु मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी बहकावे में न आए। मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर उनको सड़कों पर लाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसलिए मुसलमानों से और ख़ासतौर पर नौजवानों से ये अपील है, कल जुमे का दिन है, मुल्क में अमन व अमान कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरीके का कोई भी अमल ऐसा न किया जाए हमारी जानिब से जो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो और हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो। डीजीपी, मुख्य सचिव और आलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले के सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच बजरंग दल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया है। हिंसा और धमकी दिए जाने को लेकर बजरंग दल नुपुर के समर्थन में उतरा है। उसने हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के कई और भी जिले हैं जहां बीते शुक्रवार को हिंसा हुई थी। वहां भी इस बार सुरक्षा बेहद सख्त है। पिछली बार पुलिस की तैयारी उतनी नहीं थी। इस बार उपद्रवियों से निपटने की ड्रिल भी पुलिस ने कर ली। सहारनपुर से लेकर अमरोहा तक क्या है तैयारी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जुमे से पहले सहारनपुर में अलर्ट, देवबंद में शांति की अपील, कन्नौज में सुरक्षा चाक चौबंद। ये वो तमाम शहर हैं जहां बीते जुमे पर जमकर बवाल मचा था। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों का विरोध हिंसक हो गया था। इन घटनाओं से सबक लेते हुए तमाम जिलों में इस बार प्रशासन जहां सतर्क है, वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं के जरिए मुसलमानों को शांति कायम रखने के संदेश दिए जा रहे हैं। सहारनपुर में बीते शुक्रवार जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। इस बार देवबंदी मौलाना और इत्तेहाद उलेमाए हिंद के मुफ्ती असद ने उपद्रवियों को नसीहत देने के साथ साथ अमन की अपील की है। देखिए, मजहब इस्लाम किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी का नुकसान किया जाए, किसी के साथ में तोड़फोड़ की जाए। मजहब इस्लाम एक भाईचारे का संदेश देता है, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहने का संदेश देता है। तो मैं नौजवानों से फिर दोबारा ये अपील करूंगा कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है और शासन और प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। सहारनपुर के बाजार शहीदगंज की जामा मस्जिद के बाहर जबरदस्त नारेबाजी हुई थी। इस बार इस मस्जिद के इमाम ने हिदायत दी है कि मस्जिद की शान को बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।